रामविलास जी एक छोटे से गांव में अपने 10 साल के बेटे और पत्नी वसुधा के साथ रहते थे। रामविलास जी खेती बाड़ी करके अपने और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे। छोटा गांव होने के कारण उन्हें अनाज शहर जाकर बेचना पड़ता था, क्योंकि गांव में ज्यादा व्यापारी न होने के कारण उनका अनाज कोई खरीदता नहीं था। उनके दिन गरीबी में ही गुजर रहे थे। उनकी पत्नी वसुधा अपने पति का पूरा साथ देती थी। गर्मी के मौसम में उन्हें समय पर खेत पर जाकर खाना पहुंचाना, उनके घर आते ही उन्हें खाना परोस कर देना, और जब कभी रामविलास जी बीमार होते तो उनकी पूरी सेवा वसुधा ही करती। बेटा निखिल भी अब स्कूल जाने लगा था। रामविलास जी ने अपने बेटे को गांव के ही सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया था। चूंकि रामविलास जी और उनकी पत्नी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वे उसे अच्छी शिक्षा देकर एक काबिल इंसान बनाने में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने बेटे निखिल को शरद मास्टर के यहाँ ट्यूशन लगवा दिया था। शरद मास्टर गांव के बच्चों को बहुत ही कम फीस में पढ़ाया करते थे। गांव के ज़्यादातर बच्चे ही उनके पास पढ़ते थे, और उनका मानना था कि अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, और इसलिए उन्हें सब बहुत ही श्रद्धा की दृष्टि से देखा करते थे। इस साल सूखा पड़ने के कारण उनकी खेती की फसलें पानी के अभाव से नष्ट हो गई, और अब उनके मुश्किलों की दौर और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने जितने भी कर्ज लिए थे, अब उन्हें चुकाना बहुत मुश्किल हो गया था। रोज घर आकर साहूकार उनसे पैसे मांगते, और न दे पाने पर उन्हें उनकी जमीन और घर छीन लेने की धमकी देकर जाते। दिन प्रतिदिन उनके कर्ज का ब्याज बढ़ता जा रहा था। अब रामविलास जी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वे अपने परिवार का भरण पोषण करें। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अब अपने बच्चे और अपने परिवार को खिला सके। उन्होंने गांव के सरपंच से बात करी तो सरपंच ने उनकी जमीन गिरवी रखकर सारे कर्जदार के पैसे लौटाने के लिए कहा, और एक सुझाव बताया। इस संकट से निकलने के लिए गांव के सरपंच का बेटा शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में अध्यापक था। रामविलास जी की हालत को देखते हुए सरपंच ने उन्हें और उनके परिवार को हौसला दिया, और उनका बंदोबस्त उनके बेटे के पास शहर में कर दिया। अब रामविलास जी और उनका परिवार शहर आकर सरपंच के बेटे दिनेश के पास रहने लगा। दिनेश की अभी शादी नहीं हुई थी, और वह अकेले ही एक किराए के मकान में रहता था। अब घर में रामविलास और वसुधा जी के आने से घर में चहल पहल बढ़ गई। दिनेश सुबह 9 बजे अपने कॉलेज के लिए निकल जाता और शाम को 7 बजे वापस लौट आता। सुबह का खाना वसुधा जी तैयार करके उन्हें दे देती, और उनका हर छोटी बड़ी काम, जैसे कि उनके कपड़े प्रेस कर देना, उनके किताबों को अच्छी तरह से सजाकर रेक पर रख देना, और भी छोटे मोटे काम कर दिया करती। निखिल को दिनेश जी प्यार से छोटू बुलाते, और वापस घर लौटकर कभी कभार उसकी पढ़ाई में भी मदद कर दिया करते। उन्होंने अपने खर्चे से उसे जब स्कूल में भर्ती करना चाहा तो वसुधा जी ने यह कहकर मना कर दिया कि आपने हमको अपने यहाँ रहने का स्थान देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम आप पर और बोझ नहीं डालना चाहते हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी एक फूड डिलीवरी सर्विस शुरू कर दूँ, ताकि जो लोग आप जैसे अकेले किराए के मकान में रहते हैं उनको खाने की असुविधा ना हो, और इसके जरिए जो पैसे आएंगे मैं उससे अपने बेटे का एडमिशन स्कूल में कराऊंगी। दिनेश जी वसुधा जी के हौसले को देखकर उन्हें पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हो गए, और उन्होंने बाजार से पकवान तैयार करने के लिए जो बर्तनें चाहिए थी वे सब खरीद कर ले आए। अब वसुधा दिन भर रसोई में खाना बनाती, बर्तनों को साफ सफाई करना, अच्छी तरह से धोकर सब्जियां काटना, बाजार जाकर सब्जियां लाना तथा घर जाकर खाना पहुंचाना, यह सभी काम अब रामविलास जी करने लगे। वसुधा अपने पति का इस तरह से साथ पाकर बहुत खुश थी। अब धीरे धीरे उनका यह बिजनेस बढ़ता चला गया। वसुधा ने अपनी पहली कमाई से अपने बेटे निखिल का नाम एक स्कूल में लिखा दिया। अब निखिल स्कूल जाने लगा था। सुबह स्कूल जाता और शाम को कभी कभार फूड डिलीवरी करने के लिए वह पापा के साथ निकल जाता। उसकी माँ उसे मना करती जाने के लिए, और कहती, बेटा यही उम्र है, इस उम्र में पढ़ाई कर ले, ताकि आने वाले समय में तू अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। इसी तरह से दोनों पति पत्नी अपने बेटे को अच्छी परवरिश देने की कोशिश करते हैं। ऐसे करते करते काफ़ी साल बीत गए। अब दिनेश जी के रिटायरमेंट का समय भी नज़दीक आ गया, तो वो ज़्यादा समय घर पर ही बिताते हैं। उस किराए के मकान से अब वे सभी एक खुद का मकान खरीदकर वहाँ शिफ्ट हो गए। निखिल अब कॉलेज जाने लगा था। 12वीं पास करने के बाद उसके कॉलेज का एडमिशन करवाने में कोई 5 लाख का खर्च आया था, जिसे वसुधा ने अपनी जमा पूंजी से दिया था। एक रोज निखिल अपने कॉलेज के दोस्तों को अपने घर पर पार्टी करने के लिए बुलाया। रविवार का दिन था
शाम के 6 बजने को आए थे। वसुधा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और रामविलास जी उनके लिए दवाई लेने को गए हुए थे। निखिल के दोस्तों में आज पार्टी का रंग चढ़ गया था। तबीयत ना ठीक होने के कारण वसुधा आज सुबह से ही अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। शाम को बाहर से आ रहे शोरगुल की आवाज़ से उसकी नींद टूट गई। बाहर से आ रही लाउडस्पीकर के गानों से उसका सिर दुखने लगा। वसुधा ने दीवार पर टंगी हुई घड़ी की ओर देखा तो अभी उसमें 7 बजने को आए थे। वसुधा किसी तरह उठकर खड़ी हो गई और अपने बेटे को बुलाने बाहर आई तो देखा कि बेटा और उसका दोस्त सभी लोग गाने के साथ नाच रहे थे। माँ ने जाकर बेटे का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने कमरे में ले गई और कहा, दिन प्रतिदिन तुम कितने लापरवाह होते जा रहे हो। एक तो तुम माँ का ध्यान नहीं रखते और दूसरी तरफ आज तो तुमने हद ही कर दी। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी माँ की तबीयत आज खराब है, पर फिर भी तुम क्यों आज तुम्हारे दोस्तों को मुझसे बिना पूछे घर पर बुलाकर पार्टी कर रहे हो। तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम्स अब कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं। तुम्हें तो अभी पढ़ाई करनी चाहिए थी, पर तुम ये क्या कर रहे हो। इतना सुनते ही निखिल गुस्से से तमतमा उठा और अपनी माँ को चिढ़ते हुए कहा, माँ तुम्हें शहर के बारे में पता ही क्या है कि यहाँ किस प्रकार से रहा जाता है। तुम मुझे उपदेश मत दिया करो। जाओ जाकर तुम सो जाओ। मुझे कब और कैसे पढ़ाई करनी है यह मुझे अच्छी तरह मालूम है। तुम्हें बार बार मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा होगा कि तुम मेरे पढ़ाई के मामले में ना ही पढ़ो। तुम तो खुद अनपढ़ गवार हो। तुम्हें अभी पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या ज्ञान होगी। तुम तो गांव से आए चिट्ठी भी खुद नहीं पढ़ सकती हो, उसे भी मुझे ही पढ़ कर देना होता है। तुम्हें तो मोबाइल भी अभी ठीक से चलाना नहीं आता और तुम मुझे ये सब सिखा रही हो। तुम इस शहर में रहने के लायक नहीं हो। बेटे के इतने कठोर शब्द सुनकर वसुधा स्तब्ध रह गई। इस तरह के कटु शब्द उसके बेटे ने आज तक नहीं कही थी, जिसे सुनकर उसे तेज झटका लगा और उसका चेहरा मुरझा गया। वो बार बार सोचने लगी कि क्या एक अनपढ़ माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई करने के लिए उत्साहित नहीं कर सकते। उसकी आंखें अब नम हो आई। आज वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि यदि उसने बचपन में पढ़ाई लिखाई करी होती तो आज उसका बेटा यह सब बातें उसे न कहता। उसकी परवरिश में शायद कोई गलती रह गई होगी, इसलिए आज बेटा उसे इतना बोल गया। इतने में रामविलास जी और दिनेश जी दरवाजे के बाहर खड़े होकर माँ बेटे की सारी बातें सुनते जा रहे थे। अध्यापक होने के नाते दिनेश जी को एक बेटे से अपने माँ के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर रहा नहीं गया और वे कमरे में जाकर निखिल के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा तुम यह जो आज पार्टी कर रहे हो, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम यह किसकी वजह से कर पा रहे हो। निखिल अब प्रश्न भरी नजरों से दिनेश जी की ओर देखने लगा। दिनेश जी अब निखिल को समझाते हुए कहने लगे, देखो बेटा, मैं तो सिर्फ तुम लोगों को अपने मकान में रहने के लिए दे रहा हूँ, पर तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी माँ और बाबूजी कितनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया है। तुम जब छोटे थे तब मैंने अपने पैसों से तुम्हारी एडमिशन कराने की बात तुम्हारी माँ से कही थी, पर उन्होंने मुझे कहा था मैं खुद की पहली कमाई से अपने बेटे का एडमिशन कराऊंगी। उन्होंने मुझसे सिर्फ तुम्हारे लिए सहायता के रूप में कुछ खाना पकाने के बर्तन मांगे थे। उनकी कड़ी मेहनत और लगन से आज तुम्हारे कॉलेज की फीस वो भर पा रही है। भले ही वो पढ़ी लिखी ज़्यादा ना हो, पर हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा बने, अच्छी जगह नौकरी करे और उनका नाम रोशन करे। वह चिट्ठी पढ़ने नहीं जानती तो क्या हुआ, पर उसे इतना तो हक है कि वह तुम्हें परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ने को कहे। इतना कहकर दिनेश जी चुप हो गए। निखिल को अपनी गलती का एहसास अब होने लगा। उसने दिनेश जी से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं नहीं जानता था कि माँ ने मुझे पढ़ाने के लिए कितने तप करे हैं। माफ़ी मुझसे नहीं बेटा, अपनी माँ से जाकर मांगो। तुमने उन्हें ही दुख पहुँचाया है तो उनसे ही तुम्हें माफ़ी मांगनी है, दिनेश जी ने निखिल से कहा। निखिल अब माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। वसुधा अब बेटे को अपने पास बैठाते हुए बोली, रो मत बेटा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तुम कॉलेज में भले ही पढ़ते हो, पर मेरे लिए अभी भी तुम बच्चे ही हो और तुम बच्चों से तो गलतियाँ होती ही रहती है। इतना कहकर वसुधा ने निखिल के सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। माँ, अब मैं और भी मेहनत और लगन से पढ़ाई करूँगा और आपका सपना साकार करूँगा। इतना कहकर रोहन पढ़ाई करने अपने कमरे में चला गया। इसके बाद से रोहन कभी भी अपनी माँ का तिरस्कार नहीं किया और पढ़ाई में मन लगाने लगा। दोस्तों,
माता पिता एक कम पढ़े लिखे होने पर क्या उनका ये हक नहीं बनता कि वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए उसे सही राह दिखाएं और उन्हें पढ़ने को उत्साहित करें। माता पिता के ज्ञान को उनके पढ़ाई लिखाई से आंकना यह सबसे बड़ी मनुष्य की भूल है, क्योंकि उनका व्यवहारिक ज्ञान और सालों का तजुर्बा किताबी ज्ञान से कहीं बढ़कर है और इसलिए हमें कभी भी माता पिता को उनके पढ़ाई लिखाई के आधार पर तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।